अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून, पीडीएम और पीटीआई से मुतल्लिक 3 अलग अलग ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। नून लीग से मुतल्लिक ख़बर बलूचिस्तान के हवाले से है। बलूचिस्तान में जो नून लीग के लोग पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच और दीगर, तो उसके नतीजे में अब नून लीग जा रही है बलूचिस्तान। नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया है। उन्होंने मीटिंग की है अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ बलूचिस्तान के हवाले से। जो मेन एजेंडा था वो बलूचिस्तान था। उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि वो बलूचिस्तान जाएंगे और पीपल्स पार्टी के लोगों को, यानी पीपल्स पार्टी बदला लेगी नून लीग से, पीपल्स पार्टी के लोगों को शामिल किया जाएगा नून लीग में। इस पर मैं तफसील से प्रोग्राम पहले कर चुका हूँ 4-5 दिन पहले, लेकिन अब शहबाज शरीफ ने उस वक़्त जो फ़तेह मोहम्मद हसनी है बलूचिस्तान के, उन्होंने मुलाकात की थी। तो शहबाज शरीफ ने अब मीटिंग की है, ये फ़ैसला कर लिया है कि वो बलूचिस्तान जाएंगे। तीसरी ख़बर पीटीआई से, जहांगीर तरीन ग्रुप को तोड़ने के लिए पीटीआई ने बड़ा प्लान बना लिया है। क्या प्लान है पीटीआई का वो भी बताऊंगा। और पीडीएम के हवाले से तीसरी खबर पीडीएम के हवाले से है कि पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का आज इजलास हुआ इस्लामाबाद में। शाहिद खाकान अब्बासी और हसन इकबाल, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, बहुत सारे जो पीडीएम के जो मेंबरान हैं, मौलाना अवैस नूरानी, बाकी लोग भी थे। तो उसमें अहम फ़ैसले किए गए हैं, उन फ़ैसलों के बारे में बताऊंगा। पहले पीडीएम का ये फ़ैसले बताऊं। एक तो पीडीएम का जो 29 का जो जलसा है कराची में, वो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने भी उसको फ़ाइनल शक्ल दे दी है और ये फ़ैसला किया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे, बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल था कि शायद कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना तो अभी भी है ना, तो कोरोना की वजह से जिस तरह पहले जो है जलसा जो है मनसूख किया गया था कराची का, तो अब शायद ये भी जलसा मनसूख ही ना हो जाए। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी मैसेजेस करके पूछ रहे थे पीडीएम के हवाले से, क्योंकि ख़बरें पीडीएम की बहुत ज़्यादा मैं देता हूँ। पीडीएम मेरी बीट है, कवर करता रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जलसा होगा, मनसूख होगा कोरोना की वजह से, क्या होगा। तो फिर आज जो इजलास हुआ है स्टीयरिंग कमेटी का, उसने हतमी ऐलान कर दिया है कि जलसा 29 को होगा। उससे पहले 28 को कराची में ही पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसमें पीडीएम की आइंदा की जो हिकमत अमली है, आइंदा का जो लाया अमल है, वो तय किया जाएगा। 2 बुनियादी तौर पर इम्पॉर्टेंट जो फ़ैसले हैं वो यही हैं। एक, जलसा होगा, और दूसरा, एहतजाजी मुजाहिरों का एक शेड्यूल नया तैयार किया है पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने। वो अनाउंस आज नहीं किया गया, उसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये तैयार किया गया है। ये कहा गया है कि इसको पेश किया जाएगा 28 तारीख को, जो पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है उसमें पेश किया जाएगा और उसमें मंजूरी ली जाएगी इजलास से। उसके बाद जो है पीडीएम की क़यादत जो है, यानी पीडीएम का सरबराही इजलास, उसमें अनाउंस किया जाएगा एहतजाजी मुजाहिरों का शेड्यूल। आगे जलसे के बाद एहतजाजी तहरीक को फिर से जो है उठाया जाएगा और फिर एहतजाजी तहरीक तेज़ की जाएगी। ये फ़ैसला किया गया है पीडीएम के स्टीयरिंग कमेटी के आज होने वाले इजलास में। ये बाकी तो मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत की कारकर्दगी, अफ़गानिस्तान सूरत हाल, बहुत सारे इशूज़ जो होते हैं अपोजिशन के, वो सब डिस्कस होते हैं। लेकिन बड़े फ़ैसले यही है कि एहतजाजी मुजाहरे होंगे, शेड्यूल तैयार किया गया है, अनाउंस किया जाएगा 28 तारीख को, और दूसरा जलसा होगा। दूसरी ख़बर है नून लीग की, जो शहबाज शरीफ के हवाले से मैंने बताया कि उन्होंने मीटिंग की है पार्टी के रहनुमाओं के साथ, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक और दीगर जो रहनुमा हैं पार्टी के नून लीग के, उनके साथ, और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया है। नून लीग के जो लोग बलूचिस्तान से चले गए हैं पीपल्स पार्टी में, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच और उनके तमाम जो साथी हैं,
تو اس کے بعد ظاہر ہے نون لیگ کو ایک بہت بڑا دھچکا بلوچستان میں لگا تھا، اور نون لیگ پریشان تھی، نون لیگ کی قیادت کہ اب بلوچستان میں کیا ہوگا۔ تو بلوچستان میں بڑے نام جو تھے، دو بڑے نام، وہ ان کی قیادت میں آدھی پارٹی سمجھے بلوچستان کی جو ہے نون لیگ کی، وہ چلی گئی پیپلز پارٹی میں۔ تو اب نون لیگ کا ایک خلا ایک نون لیگ محسوس کر رہی تھی بلوچستان میں۔ تو پھر نون لیگ کے رہنماؤں نے بھی، ظاہر ہر جماعت کا مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے مسائل چل رہے تھے، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے، سردار فتح محمد حسنی جو ہیں ان کے چاگی کے علاقے سے ہیں، یہ تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں پہ چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی، ان کے ساتھ ان کا سیاسی کلیش رہا ہے، سیاسی مخالفت رہی ہے۔ صادق سنجرانی صاحب اب کہا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں شاید صوبائی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بننے کے خواہش مند ہیں، اور اس کے لیے قانون سازی بھی کرانا چاہ رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں کرائی جائیں تاکہ ان کے لیے حلقہ ایک نیا کریٹ کیا جائے، کیونکہ سردار فتح محمد حسنی وہاں پہ بہت بڑا الفتح کے نام سے گروپ انہوں نے بنایا تھا۔ 2018 میں بھی الیکشن کوئی 11 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ تو ان کی بہت بڑا گروپ ہے، پوری فیملی میں بہت سارے سیاستدان ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، وزراء، وفاقی، صوبائی، یہ رہتے ہیں ان کے۔ ابھی بھی 3 بندے ان کے فیملی سے ہیں ممبر اسمبلی کے۔ تو سردار فتح محمد حسنی انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے 2017 سے پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ 2017 سے آصف علی زرداری صاحب نے آشیرواد رکھا ہے صادق سنجرانی پر۔ دونوں دفعہ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بھی زرداری صاحب نے منتخب کرایا تھا۔ اب یہ سردار فتح محمد حسنی گروپ سے ظاہر ہے پھر وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر، اور ہماری توقعات پر پارٹی اب نہیں اتر رہی، اور اب پارٹی کا جو جھکاؤ ہے یا آشیرواد ہے وہ صادق سنجرانی پہ ہے۔ تو پتہ نہیں آگے کیا ہو، صادق صاحب باپ پارٹی چلے نہ چلے، صادق سنجرانی کہیں پیپلز پارٹی میں نہ آگے چل کر آ جائے جب باپ پارٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے پریشر گروپس ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار زیادہ تر اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹانگا پارٹیوں میں سے پھر سائیکل پارٹیاں بن جاتی ہیں، کوئی ایک آدھا بندہ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی سے شیرپاؤ گروپ توڑا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی پیٹریاٹ توڑی گئی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے گروپ ہوتے ہیں یا نئے گروپ بنائے جاتے ہیں۔ تو کاف لیگ ایک نئی پارٹی جماعت بنا دی گئی تھی مختلف جماعتوں کو توڑ کر، اب ظاہر ہے کاف لیگ آپ کے سامنے ہے کیا حال ہے کاف لیگ کا۔ تو یہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے پریشر گروپس کا۔ تو باپ پارٹی کا فیوچر کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ باپ پارٹی آگے زیادہ وقت کتنا عرصہ چلتی ہے، کتنا عرصہ نہیں چلتی۔ ہو سکتا ہے صادق سنجرانی کو پیپلز پارٹی کا پلان ہو کہ آگے چل کر پیپلز پارٹی میں ہی شامل کرایا جائے اور ٹکٹ بھی دیا جائے۔ تو سردار فتح محمد حسنی نے پھر شہباز شریف سے ملاقات کی لاہور جا کر، اور ان کے ساتھ سارے معاملات ڈسکس کیے ہیں کہ وہ پارٹی نون لیگ میں آنا چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں انکمفرٹیبل ہیں۔ تو انہوں نے بھی میاں صاحب کو، میاں نواز شریف کو بھی انفارم کر دیا ہے، اطلاع دے دی ہے۔ اب شہباز شریف نے پارٹی سے اس معاملے پر باضابطہ مشاورت کر لی ہے اور اجلاس بلایا، ان کے ساتھ ڈسکس کیا، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نون لیگ جو ہے ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد بلوچستان جائیں گے اور وہاں پر جلسہ کریں گے چاگی کے علاقے میں، سردار فتح محمد حسنی کے علاقے میں۔ اور صرف سردار فتح محمد حسنی کے گروپ کے لوگ نہیں ہیں، امکانات ان کے ہیں، مطلب یہ حتمی کہا کچھ نہیں جا سکتا، لیکن یہ امکانات ہیں کیونکہ انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اور اسی مقصد کے لیے کی ہے۔ بلوچستان سے میں نے اپنے سینئر صحافی دوستوں سے بھی ڈسکس کیا ہے، ان سے بھی معلوم کیا ہے، تو یہ خبریں چل رہی ہیں، ان کے ہی نام آ رہے ہیں، سردار فتح محمد حسنی اور ان کے ساتھیوں کے۔ تو انہوں نے بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹائم مانگا ہے نون لیگ سے، شہباز شریف سے، کہ وہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے ہمدردوں سے، اپنے عمائدین سے، اپنے سپورٹر سے، فیملی سے وہ مشاورت کریں، اس کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے، اور جلسے میں شاید امکان ہے کہ وہ
नून लीग में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी नून लीग का दावा ये है कि बहुत सारे बलूचिस्तान के लोग हैं, बलोच हैं बहुत सारे, जो नून लीग में शमूलियत अख्तियार करेंगे। जिस तरह पीपल्स पार्टी झाड़ू फेरने गई थी नून लीग के ऊपर बलूचिस्तान में, बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे कुछ दिन पहले और झाड़ू फेर कर आ गए, तो अब नून लीग झाड़ू फेरने जाएगी, शहबाज शरीफ झाड़ू फेरने जा रही हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो दूसरी खबर। तीसरी खबर ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप को तोड़ने के लिए हुकूमत ने एक नया प्लान बना लिया है। एक टास्क दिया गया है वज़ीर इत्तलाआत जो हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलाआत पंजाब के फयाज़ुल हसन चौहान को, और चौहान ने मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों के साथ, और उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वो पार्टी में वापस आ जाएं। पार्टी हैं तो पीटीआई में, लेकिन पीटीआई के ये बागी मेंबरान हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ खड़े हैं। वो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हैं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हैं, पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। उनमें से बहुत सारे बोलते रहे हैं, बहुत सारे नहीं बोलते रहे, लेकिन वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे हैं। तो फयाज़ुल हसन चौहान ने मुलाकात की है सरदार खुर्रम लगारी के साथ और राब्ता किया है अब्दुल दस्ती के साथ। कहा जा रहा है कि इन दोनों को जो है जल्द वज़ीर आला से भी मुलाकात कराई जाएगी, और दीगर जो जहांगीर तरीन ग्रुप के दीगर जो अरकान हैं उनके साथ भी जल्द राब्ते किए जाएंगे और उनको भी कायल किया जाएगा। इनके रिज़र्वेशन जो हैं, मसले मसाइल वो हल किए जाएंगे। इनके हलके के अवाम के जो मसाइल हैं, जो शिकायत हैं इनकी, वो दूर की जाएंगी, और इनको कहा जाएगा कि वो पार्टी पॉलिसियों की पाबंदी करें, डिसिप्लिन की पाबंदी करें और जहांगीर तरीन को ग्रुप को छोड़ दें। इससे पहले जहांगीर तरीन ग्रुप को तोड़ने की कोशिश हुई और नज़ीर चौहान को हुकूमत ने तोड़ लिया, वापस कर लिया। नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उनको शहज़ाद अकबर ने अंदर करा दिया था, जेल में डलवा दिया था। अब वो जेल में उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको कायल करके उनको बाहर लाया गया है, और शायद इस शर्त पे लाया गया होगा, रिहा कराया होगा कि भाई आपने जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ देना है और पीटीआई में वापस आना है। और तो उसके बाद उन्होंने फिर जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ बातें कर दी नज़ीर चौहान ने। तो अब नज़ीर चौहान के बाद फिर ओन चौधरी का भी नाम आया था कि ओन चौधरी को भी हुकूमत ने कोशिश की थी, उनको भी जहांगीर तरीन के हवाले से उन पर भी इल्ज़ाम है कि वो लोग तोड़ते रहे हैं, मेंबरान को तोड़ते रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने के लिए लोगों को कायल करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन ओन चौधरी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने इनकार कर दिया है जहांगीर तरीन ग्रुप की हिमायत ख़त्म करने को या उनकी हिमायत छोड़ने को। तो हुकूमत को तो उन्होंने इनकार कर दिया है। बाकी नज़ीर चौहान चले गए थे वापस हुकूमत में जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़कर, उनके ख़िलाफ़ बयान शयान दे के। अब ये अब्दुल दस्ती और सरदार खुर्रम लगारी, इनके नाम आए हैं कि इनके साथ मुलाकातें और राब्ते कर दिए हैं फयाज़ुल हसन चौहान। उनको वज़ीर आज़म ने और वज़ीर आला ने दोनों ने ये टास्क दिया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप को तोड़ें और जहांगीर तरीन को तनहा करें। तो फयाज़ुल हसन चौहान अपने टास्क में लग गए हैं और लोगों से राब्ते शाब्ते कर रहे हैं। तो लग ऐसा रहा है कि हुकूमत जहांगीर तरीन को तनहा करना चाह रही है। जो जहांगीर तरीन के हवाले से एक तअस्सुर था कि तरीन ग्रुप एक तलवार हुकूमत के सर के ऊपर लटक रही होगी और लटक रही है। उनको जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा नहीं होता तब तक वो कोई तहरीक अदम इत्माद या कोई गड़बड़ नहीं करेंगे सूबे में और या मरकज़ में भी। तो तरीन ग्रुप फ़िलहाल इस वक्त समझ लें कि गैर फ़आल है, चुप बैठा है। एक इजलास बुलाया था नथिया गली में ईद के दूसरे दिन पे 3 दिन के लिए तमाम मेंबरान को जहांगीर तरीन ने अपने तमाम मेंबरान को बुलाया था, लेकिन वो भी इजलास मनसूख कर दिया गया था। और कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जहांगीर तरीन को कहा गया कि फ़िलहाल ये इजलास न बुलाएं, फ़िलहाल आप खामोश रहें। तो ज़ाहिर है जब तक वहाँ से इशारा नहीं होगा, सब जानते हैं
سب سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین تب تک حکومت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو فی الحال انہوں نے اجلاس بھی اپنا پوسٹ پون کر دیا تھا، اب تو حکومت نے ان کے بندے بھی توڑنے کا پلان بنا لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔